हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन करें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे हमारी पिछली क्लास में नंद वंश की, और यहीं पर हमने कहा कि मौर्यों की किस प्रकार से स्थापना होती है। थोड़ी बड़ी छोटी मोटी कुछ कहानियाँ भी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। खैर, आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य काल की। मौर्य काल। दोस्तों, यदि हम बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल की तिथियां वो मिलती है थोड़ी सी, 1 साल का अंतर है दोनों में। इसके पीछे कारण, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, वो महत्वपूर्ण कारण मैं आपको हालांकि चर्चा कर चुका, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वापस बता देता हूँ कि जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था, यहाँ मगध में शासन किसका था? घनानंद का। और सिकंदर के आक्रमण की 2 तिथियां यहाँ वस्तुतः हमें देखने को मिलती है। कई ग्रंथ ऐसे हैं जहां पर 326 ईसा पूर्व मिलता है, और कई ग्रंथ ऐसे हैं जहां पर 325 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। तो जो लोग 326 ईसा पूर्व मानते हैं, वो फिर मौर्य काल का समय 322 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक बताते हैं। और जो लोग 325 ईसा पूर्व मानते हैं, वो लोग 323 से लेकर के 185 ईसा पूर्व। खैर, समय से लेकर के, तिथि क्रम से लेकर के प्राचीन भारत में प्रश्न आता नहीं है वस्तुतः, लेकिन फिर भी एक दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखना कि 2 तिथियां मिलती है, 325 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व, और 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व। दोनों ही क्यों मिलती है, उसके पीछे कारण मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एक लिख देते हैं हम यहाँ, 323 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व। आगे बात करते हैं मौर्य वंश के जो संस्थापक थे। वो संस्थापक कौन थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम मिलता है घनानंद, इस घनानंद को पराजित किया, और पराजित करने के बाद में मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? मौर्य वंश। अब यहाँ पर कई कहानियां मिलती है, कई प्रकार की बातें मिलती हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा कि साहब, घनानंद के द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाता है, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता लेता है। छोटा सा बालक है, उसे बड़ा करता है, तैयार करता है, सारी चीजें सारी व्यवस्थित रूप में। सभी चीजों में निपुण बनाने के बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षता हासिल कराने के बाद में, सारी राजनीतिक विद्याएं, युद्ध विद्याएं, इस प्रकार की समस्त विद्याओं में निपुण कराने के बाद में, आप लोगों को मैंने थोड़ा सा उल्लेख ये भी किया था। मैंने कहा जब सिकंदर आया, तब सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भेंट का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। यूनानी इतिहासकारों ने वहां उन दोनों की भेंट का उल्लेख किया है। लेकिन मैंने ये बात भी कही, मैंने कहा कि दो तलवारें एक साथ एक मयान में नहीं रह सकती ना। ठीक उसी प्रकार से चीजें व्यवस्थित नहीं रही। हालांकि चाणक्य चाहते थे कि सिकंदर की सहायता मिले, और सिकंदर की सहायता से ही नंदू को पराजित किया जा सके, लेकिन दोनों के बीच में अनबन हुई, और वहां से भागना उन्हें पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमारे काम की नहीं है। खैर, अब वहां से निकलने के बाद की कहानी मैं आपको थोड़ी सी समझा रहा हूं, इसको दिमाग में रखिएगा। और एक बात छोटी सी दिमाग में ये भी रखिएगा कि साहब, मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा कि सिकंदर ने भारत में अपने क्षत्रप नियुक्त किए। जिन जिन क्षेत्रों में उसने विजय प्राप्त की थी, उन क्षेत्रों में उसने क्षत्रप नियुक्त किए थे। क्षत्रप का मतलब क्या है? प्रतिनिधि है। तो ये बात अभी थोड़ी सी दिमाग में रखना, क्योंकि आगे चल करके ये वापस हमारे काम में आने वाली। खैर, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य लगातार षड्यंत्र बनाते हैं, लगातार चीजें करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि
छोटी मोटी सेना का जो घनानंद के विरोधी थे, उन घनानंद के विरोधी जनता, विशेष रूप से उस जनता के साथ में मिलकर के घनानंद का सामना करने के लिए छोटी मोटी सेना तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। अब इधर यहां पर क्या स्थितियां हैं? इधर घनानंद का एक मंत्री है और वो भी बिल्कुल चाणक्य के समकक्ष है, बिल्कुल युद्ध नीति में निपुण है, राजनीति में है, हर चीज में वो निपुण है, चाणक्य को टक्कर देने वाला आदमी है। उसका नाम घनानंद का जो अमात्य मंत्री जिसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है? अमात्य राक्षस। अमात्य राक्षस बड़ा खतरनाक आदमी, बड़ा खतरनाक आदमी है, खतरनाक वाला ही आदमी है। ध्यान से सुनना, बहुत ही खतरनाक है भाई, ठीक है। हर प्रकार की नीति में निपुण आदमी है ये अमात्य राक्षस। इधर से चंद्रगुप्त मौर्य और साथ में चोटी वाले बाबा। चोटी वाले बाबा बोले तो कौन? चाणक्य। कौन? चाणक्य। बार बार अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ में आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर आक्रमण करते हैं? घनानंद के ऊपर। और जब जब आक्रमण करते हैं तब तब अमात्य राक्षस इन्हें क्या कर देता है? पराजित कर देता है। अमात्य राक्षस इन्हें क्या कर देता है? पराजित कर देता है। अमात्य राक्षस से पार पाना इन दोनों के लिए बड़ा मुश्किल सा साबित हो रहा है। बड़ी खतरनाक चीज है। बार बार पराजित होते हैं। बार बार पराजित होने के कारण ये थोड़े से हताश भी होते हैं। लेकिन चाणक्य ने सोचा कि यार हम बार बार पराजित होते हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? हम क्यों पराजित हो रहे हैं? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो अपनी इस पराजय का आंकलन करने के लिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें भाई कई बार हमारी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों से हमें पता लगता है कि हाँ ये गलती है। व्यक्ति कभी भी अपने आप में स्वयं में निपुण होता ही नहीं है, शंभु होता ही नहीं है। हाँ, कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जिनको हाँ पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, इस प्रकार की गलतियां हो रही होंगी। खैर, तो ऐसा कहा जाता है कि ये गांव में जाते हैं घूमने के लिए, ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, और कई समय बीत जाता है, 3 4 5 दिन निकलते हैं। उसी दौरान अचानक से एक दिन की बात है कि एक कुटिया के सामने गुजर रहे होते हैं। उसी समय इसी कुटिया में एक महिला अपने पुत्र को मालपुए बना करके जो है क्या बना करके? मालपुए बना करके खिला रही है। सामने पुत्र बैठा है। सामने कौन बैठा है? पुत्र बैठा है। और पुत्र अबोध है, थोड़ा ज्यादा समझदार है नहीं। हाथ में उठाता है गरम गरम मालपुआ और उसको बीच में से खाना प्रारंभ करता है। उसका हाथ जलता है, कराता है। तो इस माता को ये बार बार जब ये इस प्रकार की चीजें दोहराता है तो माता को बड़ा गुस्सा आता है। तू मूर्ख है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, चीजें समझ में नहीं आ रही तुझे, बेवकूफ आदमी। ये बात चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के कानों में पड़ी। अचानक दोनों सहसा रुके। अरे हमारी बात हो रही है, हमें हमारी बड़ी तारीफ हो रही है। मूर्ख बताए जा रहा। बालक ने उत्सुकतावश पूछा कि माता मैं मूर्ख चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा अरे बेटा ऐसा है, तू बीच में हाथ डालेगा तो हाथ तो जलेगा ही ना, हाथ तो जलेगा ही। बेटा पहले किनारों से खाना शुरू करो, क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य लगातार बार बार पाटलिपुत्र के ऊपर डायरेक्ट आक्रमण कर रहे थे। उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही तो था भाई, इतनी बड़ी कोई सेना भी नहीं उनके पास में, सीधे सीधे राजधानी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, जहां घनानंद बड़ा दम्भी व्यक्ति, उसके पास में अथाह सेना है, तो पराजित होना ही है।
चाणक्य साहब की चोटी और ज्यादा खड़ी हो गई भाई साहब, चीजें समझ में आ गई थी कि मैं गलती क्या कर रहा हूं, चीजें समझ में आ गई कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। इस प्रकार से उन्हें ये चीजें समझ में आई। तो उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले उसके बाद में पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, अपनी सेना को और ज्यादा सशक्त बनाया, और ज्यादा सशक्त बनाने के बाद में फिर ललकारा किसको, गणानंद और अमात्य राक्षस को, अब लड़ने आओ तुम हमारे से। अब यहाँ चाणक्य साम दाम दंड और भेद वाली नीति अपनाता। कैसे, क्या देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि दोनों की दोनों लोगों की संयुक्त सेनाएं पड़ाव डालती है। इधर एक तरफ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाएं हैं, इधर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सेनाएं हैं, और एक तरफ अमात्य राक्षस और गणानंद, एक तरफ अमात्य राक्षस और गणानंद। कहीं ना कहीं अभी भी इन्हें, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को अभी मन में खुद के ऊपर संशय था कि यार क्या पता हम विजेता बनेंगे कि नहीं बने, क्योंकि यहाँ सामने व्यक्ति बड़ा खतरनाक है। कौन है, अमात्य राक्षस। अमात्य राक्षस व्यक्ति बड़ा खतरनाक है इसके साथ में, और सेना भी ज्यादा है। तो साम दाम दंड और भेद वाली नीति अपनाई गई। किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि अमात्य राक्षस के पास में एक गुप्त संदेश भेजा जाता है चाणक्य की तरफ से, चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से, और गुप्त संदेश भेजने में उसमें क्या लिखा होता है, उसमें अमात्य राक्षस के नाम होता है कि हम आपसे संधि करने के लिए, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपसे मिलना चाहते हैं, केवल और केवल आपके साथ में संधि होगी, और हम चाहते हैं कि राजा आप बन जाएं। अब यदि किसी व्यक्ति को, मेरे जैसे आदमी को बड़ा पद मिल जाने की संभावनाएं हो तो लालच तो आता है ना मन में, लेकिन एक शर्त है कि आपको आना अकेले पड़ेगा। कि ठीक है, चाणक्य की ये बात स्वीकार कर लेता है कौन, अमात्य गणानंद, और जैसे ही एक निर्जन स्थान पर ये दोनों आते हैं तो भाई साहब ऐसा कहा जाता है कि एक बैलगाड़ी होती है, इसमें खूब सारी मुद्राएं होती हैं, उसको ढकावा होता है चारों तरफ से, क्या है, इसको ढकावा होता है। और गणानंद का जो मंत्री है अमात्य राक्षस, ये अमात्य राक्षस जब इससे मिलने के लिए आता है तो चारों तरफ से सैनिक घेर लेते हैं किसको, अमात्य राक्षस को। और चाणक्य कहता है, देख अमात्य राक्षस, या तो हमारी तरफ मिल जा, नहीं तो तुझे जान गंवानी पड़ेगी, और हमारी तरफ मिलेगा तो ये गाड़ी जो है कारसापर्ण है, इसमें कारसापर्ण क्या है बेटा, कारसापर्ण, जो कि मौर्यकालीन चांदी की मुद्रा मानी जाती है मौर्यकालीन चांदी की मुद्रा मानी जाती। या तो ये गाड़ी ले ले, इतनी भरी हुई है कि तू जीवन भर खाएगा, हमारी तरफ हो जा, और नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। भैया जान बची लाखों पाए। अमात्य राक्षस ने कहा, बाहर में गया गणानंद, ये सोने की मुद्राएं तो मुझे दे दो और मैं आपके साइड हो जाता हूँ। इस प्रकार कई और मंत्री जो थे गणानंद के, उन मंत्रियों को भी खरीद लिया जाता है। किसके द्वारा, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मुद्राओं में बिका, कौन बिका मुद्राओं में, अमात्य राक्षस। और इसीलिए बाद में जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या रखा गया, मुद्रा राक्षस। इसी मुद्रा राक्षस में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नंदों के अत्याचारों का वर्णन मिलता है, किस प्रकार से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित किया, क्या क्या षड्यंत्र रचे गए और क्या क्या और चीजें हुई। इन समस्त चीजों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में ये सारी जानकारी मिलती है। मुद्राओं में बिक गया था कौन, अमात्य राक्षस, और बाद में गणानंद को मार दिया गया। और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की मगध पर क्या हो गई है, स्थापना हो गई है। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए एक छोटी सी बात मैंने आपको कहा था, मैंने कहा कि शत्रप वाली बात दिमाग में रखना क्यों रखनी है। अब नया जो चुनौती है चंद्रगुप्त मौर्य के सामने, वो चुनौती ये है कि यूनानी आक्रांता जो थे, जो सिकंदर
आया था यहाँ पर और उसने जो क्षत्रप नियुक्त किए थे भारत में, वो क्षत्रप भारतीय लोगों के साथ में क्रूरता पूर्वक जो है व्यवहार कर रहे थे, उन्हें समाप्त करना था। उन्हें क्या करना था? समाप्त करना था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उन समस्त यूनानी क्षत्रपों को मार करके, पराजित करके और कईयों को भगा दिया यहां से। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को विदेशी दासता से मुक्त कराने वाला प्रथम शासक कहा जाता है। विदेशी दासता से मुक्त कराने वाला प्रथम शासक कौन कहलाता? आपका चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता है, क्योंकि यूनानियों को उसने यहां से मार करके भगा दिया। किसने भगाया बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो किस प्रकार से मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर मौर्यों के बारे में और हमें जानकारियां कहाँ कहाँ से मिलती है, कौन कौन से इनके जो है स्रोत हैं जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं, वो सारे के सारे स्रोत हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। फिर मौर्य के जो 3 प्रमुख शासक चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के बारे में बात करेंगे। फिर मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक जीवन की भी बात करेंगे हम लोग। हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की भी बात करेंगे। हम मौर्यकालीन कला, संस्कृति और साहित्य की भी यहाँ पर बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? एक छोटा सा मैंने कहानी के माध्यम से एक खाका तैयार किया आपके दिमाग में, इस कहानी को सेट रखिएगा। अभी हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की, जो कि सबसे बड़ा साहित्यिक स्रोत माना जाता है। किसके लिए? मौर्यों की जानकारी के लिए। किसके लिए? मौर्यों की जानकारी के लिए। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिएगा, अब मैं ये सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो याद रखिएगा, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी।
क्लियर, चलिएगा। मौर्यों की जानकारी के स्रोत। मौर्यों की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम लोग बात करने वाले हैं। मौर्य काल के बारे में हमें कौन कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बस वो कहानी आप दिमाग में याद रखिएगा कि किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हुई है, ठीक है। किस प्रकार से गणानंद और उसके मंत्री अमात्य राक्षस को पराजित किया गया, क्या क्या चीजें हुई, वो सारी की सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत ऐसे कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ हैं जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। तो यदि दोस्तों हम बात करें मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में, तो सबसे बड़ा जो स्रोत माना जाता है, सबसे बड़ा जो प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, वो प्रामाणिक स्रोत माना जाता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारियां देता है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो बात करेंगे मेगास्थनीज की इंडिका की। मेगास्थनीज की इंडिका की जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। और भी कई जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, हम बात करेंगे दीपवंश की, हम बात करेंगे महावंश की, हम बात करेंगे दिव्यावदान की, हम बात करेंगे आर्य मूल मंजूकल्प की, हम बात करेंगे भद्रबाहु के कल्प सूत्र की, हम बात करेंगे परिशिष्ट परवर्ण की, हम बात करेंगे पतंजलि के महाभाष्य की, हम बात करेंगे क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी की, और हम बात करेंगे सोमदेव के कथा सरित सागर की। कि ये कौन कौन से जो ग्रंथ हैं वो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारियां देते हैं। हम बात करेंगे कलण की राज तरंगिणी की, जो कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं, जिनके बारे में जहां पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। अभिलेखों की, कितने प्रकार के अभिलेख होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, ये सारी की सारी चर्चाएं, ये सारी की सारी बातें अभी हम लोग करने वाले हैं। पहले सबसे पहला जो प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, नंबर 1 अर्थशास्त्र। बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। अर्थशास्त्र की कुल मूल कुछ बिंदुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई, या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप लोगों को सबको पता है कि कौटिल्य। कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है, चाणक्य। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अजय। इन्हीं को द्विजर्षभ कहा जाता है, इनको ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। कौटिल्य क्यों, कूटनीति में पारंगत होने के कारण, कूटनीति में निपुण होने के कारण कौटिल्य कहलाए। चाणक्य क्यों, अब यहां पर विद्वान उल्लेख करते हैं कि चाणक्य ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होने के कारण ये क्या कहलाए, चाणक्य कहलाए। क्या कहलाए, चाणक्य कहलाए। अजय का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कभी हारा नहीं हो, जो व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो। और द्विजर्षभ का मतलब होता है जो श्रेष्ठ हो, विद्वानों में जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो वो क्या कहलाता है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उच्च ब्राह्मण हो, उच्च कोटि का विद्वान हो, वो क्या कहलाता है, द्विजर्षभ कहलाता है। और विष्णुगुप्त इनका मूल नाम बताते हैं कई इतिहासकार कि कौटिल्य का जो मूल नाम था, वो मूल नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। क्या नाम था, विष्णुगुप्त। आगे यदि हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें। क्या
कि अर्थशास्त्र जो लिखा गया वो मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। और शैली क्या है इसकी? गद्य और पद्य। और गद्य और पद्य जब दोनों एक साथ मिला दिया जाता है तो यही चीज क्या कहलाती है? चंपू कहलाती है। क्या विषय है? सब्जेक्ट क्या है इसका? अर्थशास्त्र का क्या सब्जेक्ट है, बताइएगा मुझे। अर्थशास्त्र का मतलब कतई ये नहीं है, अर्थ का मतलब रुपया पैसा धन से लगाते हो ना, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि साहब अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जी नहीं, भारतीय राजनीति के ऊपर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है क्या चीज? अर्थशास्त्र। यदि हम बात करें विश्व राजनीति की, तो विश्व राजनीति में मैकियावेली के द्वारा विश्व राजनीति के ऊपर लिखा गया प्रथम ग्रंथ था द प्रिंस। क्या नाम था? द प्रिंस प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसलिए जिस प्रकार से मैकियावेली ने विश्व राजनीति में अपना अमूल महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया, ठीक इसी प्रकार से भारतीय राजनीति में भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। और इसीलिए चाणक्य को भी भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को भी क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? राजनीति है। भारतीय राजनीति के ऊपर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या जानकारियां देते हैं हमें? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जानकारी हमें किसके बारे में? मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, शासन नीतियों के बारे में जानकारी देता है, मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, और मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी देता है। मौर्यकालीन प्रशासन की यदि हम बात करेंगे, शासन नीतियों की यदि हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे कि अर्थशास्त्र में कुल 15 अध्याय, 180 प्राधिकरण और लगभग 6000 श्लोक माने जाते हैं। और इन 15 अध्यायों में से सबसे जो महत्वपूर्ण अध्याय जो माना जाता है वो महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है मंडल योनि, छठा चैप्टर। और इस छठे चैप्टर में राज्य के 7 अंगों की बात कही गई है कि किसी भी राज्य को एक सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए राज्य के 7 अंग होना अनिवार्य है। ये कौन कौन से 7 अंग है हम यहां पर बात करेंगे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें कर व्यवस्था की, तो अर्थशास्त्र में एक बात लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है कि भाग षष्टम दे। क्या लिखा हुआ है? भाग षष्टम दे। भाग षष्टम दे का मतलब क्या है? कि अपनी उपज का कुल 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग जो है वो उस समय के तत्कालीन जो किसान कृषक जो वर्ग था, उस कृषक वर्ग के द्वारा 1/6 भाग राजस्व के रूप में दिया जाता था। मौर्यकालीन सामाजिक वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जहां अर्थशास्त्र में पहली बार शूद्रों को आर्य कहा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जब हम बात करेंगे मौर्यकालीन समाज की, तब इसकी भी मैं चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप याद रखिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य शब्द का उल्लेख वहां पर हमें देखने को नहीं मिलता। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य शब्द वहां पर कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या शब्द प्रयोग किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वहां पर सम्राट शब्द प्रयोग किया गया। और वहां चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उसने लिखा है कि सम्राट कभी भी एक ही राजप्रासाद में निवास नहीं करता, वो प्रतिदिन अपना राजप्रसाद चेंज करता है, परिवर्तित करता है। और जब जब चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात सम्राट शब्द उल्लेख याद रखिएगा कि कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? सम्राट शब्द का उल्लेख मिलता है कि जब जब सम्राट
आखेट करने के लिए जाता है, शिकार करने के लिए जाता है, तब तब चारों तरफ से रास्ते को बड़े बड़े जंजीरों से या बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध दिया जाता था। सामान्य जनता से चंद्रगुप्त मौर्य मिला नहीं करता था, शासक सम्राट मिला नहीं करता था। और इस सम्राट की सुरक्षा का सारा दायित्व जो था वो महिला अंगरक्षिकाओं के ऊपर होता था, और इन महिला अंगरक्षिकाओं को समारा अनुरांगिनी कहा गया है। महिला अंगरक्षिकाओं को बेटा क्या कहा गया है? समारा अनुरांगिनी कहा गया है। साथ ही साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो गुप्तचर व्यवस्था है, क्या है? गुप्तचर व्यवस्था है। उस गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखता है, जहां वो दो प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की गुप्तचर संस्थाओं का उल्लेख करता है। वो संचारा का उल्लेख करता है और वो संस्था का उल्लेख करता है। संस्था का मतलब एक ही जगह रहकर गुप्तचरी करने वाले लोग हैं, और संचारा का मतलब क्या है कि अलग अलग भ्रमण करके गुप्तचरी करने वाले लोग। किस प्रकार से इनके दायित्व थे, किस प्रकार से ये सूचनाएं एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को संप्रेषित करते थे, ये सारी की सारी बातें हम इस अध्याय में करने वाले हैं, जहां हम थोड़ी सी राजनीति की बात करेंगे, जहां प्रशासन की बात करेंगे, तो ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए बन जाती है। खैर, बात कर लेते हैं हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। तो देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र लेखक कौटिल्य या इन्हीं को क्या कहा जाता है? चाणक्य। क्या कहा जाता है? चाणक्य। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? अजय। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? द्विजर्षभ। क्या कहा जाता है? द्विजर्षभ। और इन्हीं के लिए शब्द मिलता है विष्णुगुप्त, जो कि इनका मूल नाम बताया जाता है, विष्णुगुप्त। कौटिल्य क्यों? कूटनीति में निपुण होने के कारण। कूटनीति, साम दाम दंड और भेद, कूटनीति में निपुण होने के कारण। चाणक्य, चाणक्य ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होने के कारण, जाति में उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण। अजय, जो कभी पराजित नहीं हुआ हो, जो कभी पराजित नहीं हुआ हो। द्विजर्षभ ब्राह्मणों या विद्वानों में श्रेष्ठ, विद्वानों में श्रेष्ठ। और विष्णुगुप्त इनका मूल नाम माना जाता है, इनका मूल नाम माना जाता है। चलिए आगे बात करें तो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, भाषा क्या है? तो भाषा संस्कृत है। भाषा क्या है? संस्कृत है। फिर यदि हम बात करें शैली की, तो शैली इसकी चंपू है, गद्य और पद्य, गद्य प्लस पद्य मतलब क्या है? चंपू है।
विषय क्या है इसका, सब्जेक्ट क्या है, तो याद रखिएगा कि भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भारतीय राजनीति पर तो भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आगे की बात करें हम लोग, जानकारी किसके बारे में देता है हमें लोग, तो याद रखिएगा कि जानकारी हमें मौर्यकालीन राजनैतिक, मौर्यकालीन राजनैतिक प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक विषयों की संपूर्ण जानकारी देता है, संपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, यहाँ पर कर व्यवस्था का भी उल्लेख है, यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख है। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें, इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें ये चीजें देखने को मिलता है कि मौर्य काल में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की आर्थिक नीतियां हुआ करती थी। भूमि का वर्गीकरण भी यहाँ पर कुल 21 प्रकार की भूमियां, उसके बारे में भी हमें जानकारी देता है। प्रशासनिक व्यवस्था में वो 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों के बारे में जानकारी देता है, उनके बारे में उनकी नाम लिखे हुए मिलते हैं आप लोगों को। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें ये समस्त जानकारियां देखने को मिलती है। आगे हम बात करेंगे तुलना की। तो मैंने आपको कहा कि मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस, जो कि विश्व राजनीति के ऊपर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और दूसरा याद रखिएगा इसी के साथ में कि अरस्तु का एक ग्रंथ जिसका नाम है द पॉलिटी। इन दोनों ग्रंथों के साथ में क्या की जाती है, इसकी तुलना की जाती है। तुलना मैकियावेली के द प्रिंस वे द प्रिंस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विश्व राजनीति के ऊपर विश्व राजनीति के ऊपर लिखा गया प्रथम ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ माना जाता है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है।
ठीक है, होगी बात। और दूसरा अरस्तु, और अरस्तु का ग्रंथ द पॉलिटी, द पॉलिटी से याद रखिएगा कि इसी कारण, किस कारण, इसी कारण जैसे भारतीय इतिहास या भारतीय, माफ कीजिएगा, भारतीय राजनीति के ऊपर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, अर्थशास्त्र, और विश्व राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, द प्रिंस। इसीलिए चाणक्य को, कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। नोट कि चाणक्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। मैकियावली या मैकियावली एक ही बात है, याद रखिएगा, मैकियावली भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। देखिएगा थोड़ी सी चीज़ें कुछ और केवल दिमाग में याद रखना कि अर्थशास्त्र की खोज 1905 में की गई थी। तंजौर का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था भट्ट स्वामी। इसी तंजौर के ब्राह्मण भट्ट स्वामी ने एक इसकी हस्तलिखित पांडुलिपि प्रोफेसर श्याम शास्त्री, जो कि मद्रास के पुस्तकालय अध्यक्ष हुआ करते थे, इनको इन्होंने एक पांडुलिपि सौंपी, और बाद में इसी का जो है आगे चल कर के अनेक भाषाओं में प्रकाशन किया गया। ये चीज़ केवल आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि खोज 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण भट्ट स्वामी द्वारा भट्ट स्वामी ने इसकी एक हस्तलिखित पांडुलिपि मद्रास के पुस्तकालय अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम शास्त्री को सौंपी। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम विशेष बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र में कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, कितने सब चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, और इसमें कितने श्लोक हैं। ये तीन बातें हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, अध्याय को यहां पर क्या कहा गया, अधिकरण, है ना। अधिकरण बोले या हम क्या बोल दें, अध्याय बोल दें। फिर शब्द मिलता है आपको प्राधिकरण, मतलब सब चैप्टर्स। और फिर यहाँ पर हम बात करेंगे इसके श्लोक कितने हैं, इसमें मूल रूप से कितने श्लोक हैं, इसमें मंत्र कितने हैं। क्योंकि हमने बात जब इसकी शैली की करी तब मैंने आपको कहा
मैंने कहा गद्य और पद्य दोनों शैली में है, मतलब श्लोक भी लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, श्लोक भी लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ उनकी व्याख्या भी की गई है कि किस प्रकार से क्या क्या उसमें बातें मिलती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अधिकरण की तो इसके 15 अध्याय हैं। अध्याय की संख्या पूछ ली जाए आपसे कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, तो 15 अध्याय है, ध्यान रखिएगा। अध्याय कितने इसमें, 15 अध्याय हैं। यदि हम बात करें सब चैप्टर्स की, तो सब चैप्टर्स याद रखिएगा कि इसमें कुल कितने 180 प्रसंग, प्राधिकरण, सब चैप्टर्स। ठीक है, तो 180 कितने हैं, 180 प्राधिकरण। अब यहां जब बात करते हैं हम श्लोक की, तब थोड़ी सी गड़बड़ जाला हो जाता है कहीं कहीं पर। अब इसके पीछे ध्यान रखिएगा कि कई जगह आपको 4000 श्लोकों की संख्या लिखी हुई मिलती है, वस्तुतः वो गलत है। मूल रूप में यदि हम बात करें, ज्यादातर जो प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं, इन प्रामाणिक पुस्तकों में 6000 इनकी श्लोक संख्या बताई गई है। तो 6000 कितनी है, 6000 है। इसका जो प्रथम चैप्टर है, प्रथम चैप्टर का नाम मिलता है विनयाधिकरण। आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल जो महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मंडल योनि की बात करेंगे हम। इसका छठा चैप्टर जिसका भाग है मंडल योनि। इसी मंडल योनि में सप्तांग सिद्धांत का विवेचन किया गया, 7 अंग बताए गए हैं राज्य के। लेकिन यदि हम बात करें विनयाधिकरण की, तो विनयाधिकरण में क्या है, शासन को सुव्यवस्थित रूप से किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को कहां पर मिलती है, विनयाधिकरण में मिलती है। वहीं मंडल योनि में किसी भी राज्य के 7 अंग बताए हैं। उन्होंने, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा कि कभी भी राज्य एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता। राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता, और राज्य रूपी गाड़ी में दूसरा पहिया होना भी अनिवार्य है। और दूसरा पहिया वैधानिक आवश्यकता बताया है। राज्य की वैधानिक आवश्यकता किसको बताया गया है, मंत्री परिषद को बताया गया है। कहां पर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य कहता है कि राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता, इसे कभी भी एक ड्राइवर इस गाड़ी को लेकर के आगे नहीं जा सकता। तो आगे जब प्रशासन की विस्तृत हम लोग व्याख्या करेंगे, तब मैं आप लोगों को ये बात भी बताऊंगा, ये बात भी लिखाऊंगा कि केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन व्यवस्था, केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन व्यवस्था थी मौर्यकालीन। मतलब सर्वे सर्वा कौन था, राजा। लेकिन वहां राजा के लिए फिर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक बात लिखी। क्या बात लिखी बेटा, वो कहता है कि राजा को वह करना चाहिए जो जनता के हितकर में है, वह नहीं जो खुद के हित में है। लेकिन राजा अपने राज्य की, अपने देश की संपूर्ण शक्तियों को अपने हाथों में निहित करे, और राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता। राज्य के 7 अंग होने अनिवार्य हैं। लेकिन सेंटर में, अट्रैक्शन ऑफ सेंटर कौन होना चाहिए, राजा होना चाहिए। ये बात लिखी है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। जो 7 महत्वपूर्ण अंग बताए हैं वो कौन कौन से हैं, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, कि अर्थशास्त्र के छठे अध्याय, और याद रखिएगा क्या नाम है, मंडल योनि में, मंडल योनि में सप्तांग सिद्धांत का विवेचन मिलता है।
क्या है सप्तांग सिद्धांत? तो राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु, सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु 7 अंग बताए गए हैं, 7 अंग बताए गए हैं। यही चीज क्या है? आपका सप्तांग सिद्धांत है। चलिएगा, 7 अंग कौन कौन से हैं अभी यहीं पर क्लियर कर देते हैं सारी चीजें। देखिएगा, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैंने आपको कहा कि मौर्यकालीन यदि प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो मौर्यकालीन प्रशासनिक जो है केंद्रीय राजतंत्रात्मक है। कैसा है? केंद्रीय राजतंत्रात्मक है। केंद्रीय राजतंत्रात्मक का मतलब क्या है कि सेंटर में इसके जो सर्वे सर्वा है, वो सर्वे सर्वा कौन है? राजा है। तो राजा इस राज्य का सबसे पहला और सबसे प्रमुख अंग है। बिना राजा के कभी भी कोई भी राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। बिना राजा के कभी भी कोई राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। और दोस्तों याद रखिएगा कि राजा होगा तो राजा शासन करेगा किसी न किसी के ऊपर। राजा शासन किस पर करेगा? जनता पर। और जनता कहां पर निवास करेगी? जनपद में। राजा किसके ऊपर शासन करेगा? जनता पर। राजा जनता के ऊपर शासन करेगा। और जनता कहां पर निवास करेगी बेटा? याद रखिएगा कि जनता जनपद में निवास करेगी। सही बात है। राजा शासन करेगा, किस पर करेगा? जनता पर। और जनता निवास कहां पर करेगी? जनपद में। तो पहला जो महत्वपूर्ण पद था आपका, पहला जो अंग था वो कौन सा था? राजा। और नंबर 2 की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 2 आपका क्या आ जाता है? जनपद। नंबर 2 जो इसका अंग है वो कौन सा आपका? जनपद है। ठीक है, बात क्लियर? राजा कहीं ना कहीं खुद भी तो राजा निवास करेगा ना। राजा के लिए महत्वपूर्ण क्या है? राजा भी तो निवास करेगा। राजा भी क्या करेगा बेटा? निवास करेगा। और राजा निवास कहां पर करेगा? दुर्ग में। राजा कहां पर निवास करेगा? दुर्ग में निवास करेगा। कहां पर? दुर्ग में। भाई रोड पे तो रहने से रहा राजा। राजा कहां पर निवास करेगा? आपका दुर्ग में निवास करेगा। तो देखिएगा, तीसरा जो प्रमुख अंग बताया गया है राज्य का वो क्या है? दुर्ग है। क्या राजा अकेला शासन संचालित कर सकता है? भाई राजा को परामर्श के लिए किसी ना किसी मंत्री की आवश्यकता होगी। राजा को मंत्री की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? तो राजा को परामर्श देने के लिए और परामर्श देने के लिए कौन से लोग होंगे? मंत्री होंगे विशेष प्रकार के, और जिन्हें 18 तीर्थ कहा जाता था। और यही व्यक्ति क्या कहलाते थे? अमात्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अमात्य। आपका ये नंबर 4 जो पॉइंट है, नंबर 4था जो भाग है वो क्या है? आपका अमात्य है। राजा है तो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। और साम्राज्य का विस्तार राजा अकेला कर सकता है क्या? नहीं, उसके पास में सेना होनी चाहिए। राजा के खिलाफ किसी ने कोई चीज भड़का दी, राजा के खिलाफ किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया, तो राजा शत्रु को आक्रमण का जवाब भी देगा, माकूल प्रत्युत्तर भी देगा और अगले को दंड भी देगा। सुरक्षा के लिए, राजा की सुरक्षा के लिए क्या होनी चाहिए? राजा की सुरक्षा के लिए बेटा याद रखिएगा, राजा की सुरक्षा के लिए क्या होना जरूरी है? सेना होना जरूरी है। और सेना क्या देगी बेटा? दंड देगी। तो सेना या दंड,
सेना या दंड, इसका और अगला भाग माना गया है। पार्ट नंबर 5, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात हम लोग कर रहे हैं। पांचवा जो अंग माना गया है वो क्या माना गया है? सेना। और सेना को बेटा क्या कहा गया है? दंड भी कहा गया है। लेकिन एक बात बताइएगा, क्या सेना बिना पैसे के, बिना वेतन के काम करेगी? क्या नहीं करेगी भैया, चाहे कुछ भी हो। तो सेना को वेतन भी देना पड़ेगा, और वेतन देना पड़ेगा तो उसके पास में बड़ा सा कोष होना चाहिए। सेना को क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा, वेतन। देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न आता है आपका। क्या प्रश्न आता है? सीधा सीधा एक प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। क्या आता है प्रश्न? कि प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत विशाल नौकरशाही कौन से काल की मानी जाती है? तो प्राचीन भारत में सबसे विशाल और विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल की मानी जाती है। नंबर 6 आपका यहां पर याद रखिएगा, नंबर 6 आपका बेटा जी क्या होने वाला है? कोष होने वाला है। क्या होना चाहिए? राजा के पास में कोष होना चाहिए। बिना वेतन के कभी भी कोई भी सैनिक, भाई चलो ठीक है, राजा के डर से कुछ समय के लिए कर लेंगे, लेकिन लंबे समय के लिए ये चीजें आपकी नहीं चल सकती। तो नंबर 6 आपका क्या है? कोष है। अब जब राजा इतना काम कर रहा है, राजा इतना जब काम कर रहा है, तो राजा का मनोरंजन करने के लिए, राजा का सत्यानाश करने के लिए उसका कोई ना कोई मित्र भी तो होना चाहिए ना, डिस्को डांस कराने के लिए। अभी तो पार्टी है क्या? मित्र। राजा का क्या होना चाहिए? मित्र होना चाहिए। राजा का एक बेटा जी क्या होना चाहिए? मित्र होना चाहिए। और इसका जो ये मित्र है, ये कुल मिलाकर के कितने अंग हो गए? 7 अंग हो गए। हमने सप्तांग सिद्धांतों की बात कर ली है कि किसी भी राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 7 अंग बताए। सबसे पहले राजा की बात कही, मैंने कहा कि राजा शासन करेगा। राजा क्या करेगा? शासन करेगा। और शासन किसके ऊपर करेगा? जनता पर। और जनता कहां पर निवास करेगी बेटा? जनपद में। और राजा कहां पर निवास करेगा? दुर्ग में। राजा को परामर्श देने के लिए अमात्य होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, और राजा की सुरक्षा के लिए सेना होनी चाहिए, दूसरों को देने के लिए दंड। तो सेना और दंड, क्या सेना बिना वेतन के काम करेगी? नहीं, इसलिए कोष होना चाहिए। और लास्ट में कौन होना चाहिए? उसका मित्र होना चाहिए, 8 बजे बाद साथ में बैठने के लिए। खैर, ये तो हास्य की बातें हैं, अन्य रूप में नहीं ले इनको। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राजा का मित्र है, ठीक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शत्रु के शत्रु को मित्र बताया गया है। याद रखिएगा, स्टार बनाकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि शत्रु के शत्रु को मित्र बताया गया है। शत्रु के शत्रु को क्या बताया गया है? मित्र बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि शत्रु के शत्रु को क्या बताया गया है? मित्र बताया गया है। और लास्ट बात यहां पर और लिख देता हूं कि अर्थशास्त्र में कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं मिलता। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। नाम का उल्लेख नहीं मिलता। तो क्या शब्द मिलता है? सम्राट शब्द प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द? सम्राट शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये बातें हमने कर ली है किसके बारे में? अर्थशास्त्र के बारे में। आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्थाएं, सारी बात करेंगे, जहाँ में जो है अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का भी उल्लेख मिलता है। अहितक, हितक,
है ना, इनका भी उल्लेख मिलता है। 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है, प्रथम श्रेणी के 18 जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, 26 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। ये सारी की सारी बातें हम लोग हमारी आगे की कक्षाओं में करते रहेंगे। हमने मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत कुछ पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा डिटेल में आपका अर्थशास्त्र से प्रश्न बनता है, आता है। मैंने प्रयास किया कि चीज़ें आप लोगों को सरलीकरण के साथ में प्रस्तुत करूं और ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आए, मना मस्तिष्क पर अमिट छाप रहे इनकी। तो रखिएगा इन लोगों को, इन चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम में बड़ी महत्वपूर्ण आने वाली है, आपके काम आने वाली है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त और आह्लादित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।